तो हम लोग का एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एल्गोरिथम। सिंपल जानो कि अगर कंप्यूटर साइंस आईटी है, गेट देना है सीएसआईटी से, तो एल्गो आना ही आना चाहिए। इसके साथ किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज नहीं होना है। अब इसका रीजन क्या है, ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंस है इसका एल्गो सब्जेक्ट का, अगर सब्जेक्ट का एक्चुअल नेम देखोगे तो क्या लिखा होता है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो डिजाइन एंड एनालिसिस दोनों अलग चीज है, और किसका डिजाइन और एनालिसिस करना है, एल्गोरिथम का। तो ये दोनों काम है, डिजाइनिंग का पार्ट और एनालिसिस का पार्ट एक कौन करेगा, सीएसआईटी का स्टूडेंट ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। बाकी लोग कोडिंग कर ले, कुछ और कर ले। कोडिंग सब जनरल चीज होता है। कोडिंग का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में स्टेप्स को कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, एज ए ट्रांसलेटर बोल सकते हो कोडर को। लेकिन डिजाइन और एनालिसिस केवल और केवल सीएसआईटी का ही आदमी कर सकता है। तो बात है एल्गोरिथम है क्या। सबसे इनिशियल बात, एल्गोरिथम है क्या, क्या डिफिनेशन है। तो एल्गोरिथम का मतलब क्या है, इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहे हम लोग तो लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स to perform a particular वर्क और जॉब। मतलब क्या है, एल्गोरिथम है क्या। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पूरे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानेंगे। पहला क्लास भी है, फर्स्ट क्लास है एल्गो को, और हर चीज को, हर एक वर्ड को समझते चलना है। तो एल्गोरिथम है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स। मतलब कि कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है। फाइनाइट मतलब क्या हुआ, लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है, जैसे 5 स्टेप का रहे या 10 स्टेप का रहे या 50 का रहे, काउंटेबल है, वो काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं है वो। इसलिए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है, जिसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस भी है, उसके सीक्वेंस को भी अल्टर नहीं कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लिखा हुआ है, उसके कॉम्बिनेशन को ही एल्गोरिथम बोलते हैं। तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स करता क्या है, वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है जो क्या करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क। किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए
किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक सीक्वेंस है फाइनाइट स्टेप्स का, एक सीक्वेंस है, उसके कॉम्बिनेशन को एल्गो बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में लिखते हैं हम लोग, क्या एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर, मल्टीप्लाई टू नंबर। दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? दो नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो सिंपल देखो, मान लो इसके लिए हम लिखते हैं एक प्रोग्राम, मेन टेक टू नंबर ए बी, मल्टीप्लाई ए एंड बी स्टोर इन सी। ये दूसरा स्टेप हो गया। प्रिंट सी फॉर आउटपुट। अब देखो इसमें कितना स्टेप है? मल्टीप्लाई टू नंबर, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मतलब काम क्या है हम लोग का? टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क। ए पर्टिकुलर वर्क क्या है? पर्टिकुलर वर्क क्या हुआ? इस जॉब का नाम क्या है? तो मल्टीप्लाई टू नंबर। देखो ये पूरे डिफिनेशन जो लिखे हैं, इसका हर एक वर्ड यहां पर मैच करेगा क्या काम के लिए कौन सा वर्ड है। ठीक, इसको अच्छे से देखो एक बार। लास्ट, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क, एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो क्या काम है भाई यहां पर? तो एग्जांपल में क्या काम है? मल्टीप्लाई टू नंबर, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या लिखा हुआ है? मेन टेक टू नंबर ए एंड बी। दो नंबर को लेना है, ए और बी को। दो नंबर ले लिए, टेक टू नंबर ए एंड बी। पहला स्टेप क्या है? ए हुआ पहला स्टेप। क्या? टेक टू नंबर ए एंड बी ले लिए पहला स्टेप में दो नंबर को। उसके बाद के स्टेप में देखो, सेकेंड स्टेप में क्या लिखा है? मल्टीप्लाई ए एंड बी स्टोर इन सी। मतलब क्या हुआ? ए और बी को मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया है उसको क्या करना है? स्टोर इन सी। सी में उस रिजल्ट को स्टोर करना है। कौन से रिजल्ट को? ए और बी को जो मल्टीप्लाई करके आया है उस रिजल्ट को सी में स्टोर करना है। मतलब कि मल्टीप्लाई ए एंड बी स्टोर इन सी, सी में स्टोर करना है उस रिजल्ट को। उसके बाद का स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में क्या है? प्रिंट सी फॉर आउटपुट। अब आउटपुट के लिए क्या करना है? सी को प्रिंट करना है। सी को जब प्रिंट करेंगे मतलब कि सी में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। सी में कौन सा वैल्यू है? थोड़ा पीछे जाकर देखो, पिछले स्टेप में स्टोर इन सी, यहां पर कुछ स्टोर किया गया। क्या स्टोर किया गया था? मल्टीप्लाई ए एंड बी। मतलब ए एंड बी का मल्टीप्लिकेंट जो है उसको, दोनों को जो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया है उस चीज को स्टोर किया गया है कहाँ? सी में। उसी सी को बाद में प्रिंट करवा लिया गया। तो ये स्टेप देखो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है। कितना स्टेप हुआ टोटल? 3 स्टेप है। मतलब कि फाइनाइट है ना। तो यहां क्या है देखो, फाइनाइट स्टेप्स। फाइनाइट स्टेप्स मतलब कि ये फाइनाइट है। देखो 1 2 3 तीन ही स्टेप का है, फाइनाइट स्टेप्स है।
पार्टिकुलर वर्क के लिए क्या वर्क है? मल्टीप्लाई टू नंबर, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो वर्क भी डिफाइंड है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स भी है, उसके बाद क्या है? सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स। जो फाइनाइट स्टेप्स रहे वो भी एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में रहे। तो यहां पर देखो 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है। ऐसा कर सकते हैं क्या? पहले 2 लेते, फिर उसके बाद 1 लेते, फिर 3 लेते। तो देखो क्या होता, पहले 2 लेंगे, क्या होगा? मल्टीप्लाई ए एंड बी, स्टोर इन सी। उसके बाद टेक 2 नंबर, यहां पर 2 नंबर लेना है। उसके पहले मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जैसे एक पेन लेना है तो पहले मार्केट जाएंगे, फिर पेन खरीदेंगे। अब ऐसा तो नहीं है पहले पेन खरीद लेंगे फिर मार्केट जाएंगे। अगर पेन लेने के लिए मार्केट जा रहे हैं तब, अब ये अलग चीज है, जो पेन भी ले लिए कुछ और काम से मार्केट गए, वो अलग चीज है। समझो बात को। अगर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जा रहे हैं, स्कूल जाना है और क्लास अटेंड करना है, तो पहले स्कूल जाएंगे फिर वहां क्लास अटेंड करेंगे। ऐसा नहीं पहले क्लास अटेंड कर लेंगे फिर स्कूल जाएंगे, ये नहीं हो सकता है। तो यही चीज है सीक्वेंस, किसके बाद कौन आएगा ये डिफाइंड होना चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है, जो मिक्स नहीं होना चाहिए स्टेप। अच्छा ये भी पहले आ सकता है या ये भी पहले आ सकता है, तो यहाँ पर फिक्स है 1 के बाद ही 2 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, ना कि 2 के बाद 1 ले सकते हैं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और 2 के बाद ही 3 आएगा। प्रिंट सी कब करना है? जब स्टोर कर लिए। बिना स्टोर किए प्रिंट सी करेंगे तो क्या आएगा? कुछ और वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा? जो सी में पहले से वैल्यू होगा। सी तो है मेमोरी है, सी मेमोरी कहाँ होगा? कंप्यूटर में होगा। तो सी मेमोरी है, वो पहले भी तो किसी को एलोकेट किया गया होगा जब कंप्यूटर में अपना काम चल रहा होगा। तो मतलब कि पहले वाला जो प्रोग्राम रन किया है जहां पर सी एलोकेटेड था उसका वैल्यू मिलेगा। उसको क्या बोलते हैं? गार्बेज बोलते हैं। गार्बेज का मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ द प्रीवियसली एलोकेटेड प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी राइट नाउ। जो अभी कुछ मेमोरी में पिछले एलोकेटेड प्रोग्राम का वैल्यू पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, उस चीज को गार्बेज बोलते हैं। तो यहां पर क्या है? 1 के बाद ही 2 आएगा, 2 के बाद ही 3 आएगा। तो फाइनाइट स्टेप समझ गए, सीक्वेंस ही समझ गए, सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स ये समझ गए। टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, किसी काम को करने के लिए। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब क्या हुआ? ये जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन है ये सब स्टेप्स का, ये फॉर्मेट में सीक्वेंस में हो, फाइनाइट स्टेप्स हो, किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए हो, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को ही एल्गो बोलेंगे। इस पूरे कॉम्बिनेशन को ही एल्गो बोलेंगे, एल्गो और कुछ नहीं है। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को ही एल्गो बोलेंगे हम लोग। समझ रहे हो? इसका बाय डेफिनेशन क्या है? अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो एक और चीज है क्या, जो बहुत बेसिक चीज है। हम लोग क्या सोचते हैं जनरली जब पढ़ाई करते हैं तो कि अच्छा एल्गोरिथम का मतलब है कि कुछ सब्जेक्ट है एल्गो। तो एल्गो क्या है भाई? एल्गो बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स है, ये जो स्टेप्स है, हम लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा एल्गो मतलब कि एल्गो हम लोग को लिखना है, हम लोग को लिखना है एल्गो। नहीं, लिखना नहीं है। जो एल्गो सब्जेक्ट है इसमें एल्गो लिखना नहीं है हम लोग का काम। हम लोग का काम क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है एल्गोरिथम, इसमें बहुत सारा एल्गो पहले से बनाया हुआ है। समझो बात को फिर से। एल्गोरिथम सब्जेक्ट में हम लोग को एल्गोरिथम लिखना नहीं है, नहीं लिखना है। तो क्या करना है भाई? तो उस सब्जेक्ट में बहुत सारा एल्गो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारा एल्गो बनाया हुआ है
तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को जैसे अपना कुछ काम है, मान लो ये जॉब 1 है, ये जॉब हम लोग करवाना है। एक और मान लो जॉब 2 है, जॉब 2 भी हम लोग को करना है, सॉल्व करना है, ये वर्क को परफॉर्म करना है, जॉब 1 जॉब 2। तो हम लोग का काम क्या है कि अब जॉब 1 के लिए एल्गो लिखो, जॉब 2 के लिए एल्गो लिखे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जॉब 1 के लिए हम एक एल्गो लिख रहे हैं और जॉब 2 के लिए भी एल्गो लिख रहे हैं एक, ऐसा नहीं है। हम लोग को सब्जेक्ट में पहले से ही बहुत सारा एल्गो लिखा हुआ है, पहले से ही बहुत सारा एल्गो लिखा हुआ है। हम लोग को चूज करना है कि जॉब 1 के लिए बेस्ट कौन सा होगा, जॉब 1 के लिए बेस्ट एल्गो कौन सा होगा। यहां लिख लो, जॉब 1 के लिए क्या, चूज बेस्ट एल्गो। जॉब 1 के लिए क्या करना है, चूज करना है जो ऑलरेडी रिटेन है, ऑलरेडी रिटेन एल्गो है, बहुत सारा एल्गोरिथम सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, उसमें से चूज करना है कि J1 के लिए बेस्ट कौन सा है, J2 के लिए बेस्ट कौन सा है, बेस्ट एल्गो है उसको चूज करना है, ना कि लिखना है एल्गो। समझो, स्टार्टिंग में दिमाग में ही आता है कि अच्छा एल्गोरिथम है तो एल्गो लिखना होगा, मतलब कि कुछ बहुत भारी भरकम चीज है, नहीं, लिखना भी है। इसको अच्छे से पढ़ लिया जाए तो मान लो बहुत सारा एल्गो लिखा हुआ है, अब हमको समझ में आया, हम बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर लिए सब्जेक्ट में, समझ में आया कि अच्छा एल्गो 3 है, इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट ऐसा हो सकता है। अब कैसे इंप्रूवमेंट, किसको इंप्रूव्ड बोलते हैं वो भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना जानो कि मान लो इस सब्जेक्ट में अच्छा डेप्थ में नॉलेज हो गया, तो देखे क्या कि ऑब्जर्व किए कि अच्छा एक पर्टिकुलर एल्गो है, इस एल्गो को किसी और तरीके से थोड़ा सा चेंजिंग लाएंगे कुछ इसमें तो और बेहतर हो सकता है, वो काम कर सकते हैं। लेकिन कंपल्सरली ऐसा नहीं है कि एल्गो ही हमेशा लिखना है, नहीं, इस सब्जेक्ट में हम लोग को एल्गो चूज करना है कि मेरा जो काम है उस काम के लिए बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा एल्गो से आएगा, कौन सा एल्गो ज्यादा अच्छा होगा, मेरा जो काम है उस काम को करने के लिए चूज करना है एल्गो। समझ रहे हो? अब देखो इसके बाद क्या है, ये जो चूज करना है ना, ये जो चूज करना है ना कि मेरा जो भी है वर्क है, जॉब है, इसके लिए बेस्ट एल्गो कौन सा है, ये चूज करने को ही डिजाइनिंग बोलते हैं। समझो, ये पूरा नाम है ना, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। सब्जेक्ट एल्गोरिथम है लेकिन इसका नाम एक्चुअली क्या रहता है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो अभी क्या बोले थे कि डिजाइनिंग पार्ट और एनालिसिस पार्ट कौन करता है, CSIT का स्टूडेंट ही करता है, CSIT इंजीनियर ही करता है। तो अब देखिए क्या एल्गोरिथम तो समझ गए, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है। फिर एल्गोरिथम सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, हम लोग इस चीज को देख लिए कि भाई एल्गो लिखना नहीं है, ऑलरेडी रिटेन है, पहले से लिखा जा चुका है एल्गो, उसमें से हम लोग को चूज करना है कि अपने काम के लिए बेस्ट सॉल्यूशन कौन से एल्गो से आएगा, उस चीज को चूज करना है। तो जो चूज करना है बेस्ट एल्गो, इसको बोलते हैं डिजाइनिंग। डिजाइन का मतलब ही यही है, डिजाइन का मतलब एल्गो लिखना नहीं है, डिजाइन का मतलब है कि जो प्रॉपर बेस्ट एल्गो है, बेस्ट सॉल्यूशन देने के लिए, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के लिए जो एल्गो यूज कर सकते हैं उसको चूज करना, ये पार्ट है डिजाइनिंग का। ये क्या हुआ, ये पहला पार्ट हो गया डिजाइनिंग का। अब दूसरा पार्ट क्या है, एनालिसिस का। तो बेस्ट जो बोल रहे हैं, बार बार क्या बोल रहे हैं कि अच्छा बेस्ट एल्गो चूज करो, बेस्ट एल्गो चूज करो। और बेस्ट का मतलब क्या है, किस तरीके का बेस्ट। जैसे सिंपल मान लो दो चीज को कंपेयर करते हैं कभी भी, मान लो एक बस को कंपेयर कर रहे हैं, एक मारुति कार को कंपेयर करना है, तो बोलो दोनों में बेस्ट कौन सा है।
एक बस को, बड़ा सा बस है, वोल्वो बस है, उसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? एक मारुति कार के साथ में। हाँ, मारुति कार भी अच्छा है, तो वो दोनों में बेस्ट कौन सा है? तो अगर हम लोग कैपेसिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात कर रहे हैं कि अच्छा हमको बेस्ट का, मेरा बेस्ट का मतलब क्या है कि जो ज्यादा आदमी को, जो ज्यादा पैसेंजर को एक साथ में कैरी करे, एक साथ में ज्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवा दे, वो मेरे लिए बेस्ट है। मतलब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या कि बस में बैठता है कितना, मान लो 50 आदमी बैठेगा, मारुति कार में कितना आदमी बैठेगा? 10 आदमी बैठेगा। तो मारुति कार में 10 आदमी है, बस में 50 आदमी है। हम बोल ही रहे हैं क्या कि ज्यादा आदमी जोड़ लेकर ट्रेवल करेगा वो बेस्ट है, मतलब कि बस बेस्ट है। यहां पर लिखो, यहां पर लिख देते हैं बस है और कार है, बस और कार है। बस का कैपेसिटी है कितना? 50 का। कार का कैपेसिटी कितना है? 10 का। अगर हम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट बोल रहे हैं कि ज्यादा कैपेसिटी मतलब कि ज्यादा अच्छा है, तो बस बेस्ट हो गया ना, मारुति कार से बेस्ट हो गया ना। लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि जो ऐसा रहे कम आदमी ही कैरी करे, लेकिन अपने अकॉर्डिंग जहां रुकना है अपने अकॉर्डिंग उसको लेकर जाएं, अपने कॉन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। क्या भाई कहीं जा रहे हैं, थोड़ा कहीं रुक गए, थोड़ा फिर कहीं रुके, अपना आराम से गए, अपने अकॉर्डिंग उसको ड्राइव करवाए। तो क्या है उस केस में कार बेस्ट है। कार को बार बार रोक सकते हो, बस को रोक नहीं सकते हो ना। बस में और भी सारे पैसेंजर है ना, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग बस को बार बार नहीं रोका जा सकता है, कार को रोक सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि बेस्ट हम लोग जो बोल रहे हैं वो किस लिए बेस्ट बोल रहे हैं, उसका रूट क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है बेस्ट का, क्या कॉन्टेक्स्ट में बेस्ट बोल रहे हैं। अगर ऐसा बोल दे इसमें बस और कार में ही कि जिसका कॉस्ट कम है वो बेस्ट है, तो किसका कॉस्ट कम है? मान लो कार है जो कम का ही है, बस का कॉस्ट ज्यादा है। अब ऐसा नहीं बोला कार भी बहुत कॉस्टली, नहीं, उतना कॉस्टली नहीं लिया गया था। एवरेज मान लो कि कार लिया गया था 10 लाख का, बस लिया गया था 30 लाख का, जिसका कॉस्ट कम है जो बेस्ट है। कॉस्ट कम किसका? कार का कॉस्ट कम है, 10 लाख में ही है, बेस्ट हो गया। तो डिफाइन करना होगा कि बेस्ट हम जो बात कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है। तो बार बार जो बोल रहे हैं डिजाइनिंग का मतलब है चूज बेस्ट एल्गो। किसके लिए चूज करना है? जो हम लोग का जॉब है, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए हम लोग को एक एल्गो चूज करना है। कौन सा एल्गो चूज करना है? जो बेस्ट हो। तो बेस्ट का मीनिंग क्या है? बेस्ट का मीनिंग आएगा एनालिसिस से। बेस्ट देखने के लिए हम लोग यहाँ क्या किए, बस और कार में बेस्ट कौन है, दोनों लोग का एनालिसिस किए हैं। क्या? बस का कैपेसिटी देखिए, कार का कैपेसिटी देखिए, जिसमें ज्यादा कैपेसिटी हो गया। कंपेयर किया ना, किसी पर्टिकुलर दोनों का जो अपना अपना कैपेसिटी का वैल्यू है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग कंपेयर किए ना दोनों को। तो यही बात है कि एनालिसिस कर रहे हैं। तो एनालिसिस यहां भी है, तो यहां पर क्या एनालिसिस होगा भाई? एल्गो में एनालिसिस क्या होगा? तो एनालिसिस यही होगा, डिजाइनिंग का मतलब चूज करना। चूज करना है बेस्ट सॉल्यूशन। तो बेस्ट सॉल्यूशन के लिए एल्गो चूज करना मतलब कि हम लोग को क्या करना होगा? एनालिसिस करना होगा। तो अब एल्गो है, तो एल्गो देखो क्या था, एल्गोरिथम क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क। ये पूरा है क्या है? एल्गो है। तो अब यहां बात क्या आया, जो एनालिसिस करने का क्या मतलब हुआ? डिजाइनिंग को तो समझ गए कि चूज करना है, अब उसमें बेस्ट क्या करना है, बेस्ट किसके अकॉर्डिंग होगा नहीं पता है। तो आप देखेंगे बेस्ट कहां से डिफाइन होगा? बेस्ट डिफाइन होगा एनालिसिस पार्ट से। तो एनालिसिस में अब जाते हैं। तो एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम जो प्रोग्राम, जो एल्गोरिथम लिखे हैं, वो उस काम को करने के लिए, जिस काम के लिए एल्गो लिखा हुआ है, उस काम को करने में कितना टाइम लेता है। तो पहला क्या फैक्टर आ गया? पहला फैक्टर आ गया टाइम। कितना टाइम लेता है।
उसके अलावा दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज है जो हम लोग देखते हैं एल्गोरिथम के लिए, वो है स्पेस। तो टाइम एंड स्पेस, और टाइम का जो एनालिसिस होता है उसको, उस एनालिसिस को बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस के बारे में जो बता रहा है, टाइम के बारे में कितना टाइम लगेगा, उसका एनालिसिस जो है उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल दिए। और स्पेस के बारे में जो बताएगा उसको बोलेंगे स्पेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब कहीं लिखा रहे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है भाई? कहीं अगर लिखा रहेगा तो दिमाग में सीधा स्ट्राइक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब याद आ जाएगा क्या? कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? जो एल्गोरिथम लिखा हुआ है वो एल्गोरिथम कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम कंप्लीट होने में ले रहा है, कि जिस काम के लिए एल्गोरिथम लिखा गया है उस काम को करने में पर्टिकुलर एल्गो कितना टाइम ले रहा है, उसके एनालिसिस को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे। मतलब कि एल्गो को कितना टाइम लगा उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे, उसके एनालिसिस को। और उस एल्गो को रन करने में, अब बोलो रन करने में कितना स्पेस लगा है उसको बोलेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब बोलोगे क्या, कैसा रन करने में स्पेस क्यों लगा? तो रन करने में स्पेस इसलिए लगा कि यहां देखो क्या है, टेक टू नंबर। अब दो नंबर को लिए मल्टीप्लाई ही करना बहुत छोटा काम है, मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर में कर लेते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई टू नंबर है, दो नंबर को मल्टीप्लाई ही करना है। लेकिन यहां क्या किए, टेक टू नंबर ए बी, उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई ए बी स्टोर इन सी, सी भी लिया, ए बी सी क्या है, ए बी और सी क्या है, तीन वेरिएबल लिए है ना। तो तीन वेरिएबल किसी पर्टिकुलर मेमोरी में होगा ना, कोई मेमोरी एलोकेशन हुआ ना, कुछ मेमोरी में ही है ना। ए किसी मेमोरी का तो नाम दे दिया गया है कंप्यूटर में, सिस्टम में। तो ए बी सी तीन वेरिएबल यहां लिया गया है। ए तो मेमोरी का है, मतलब कि इसका कैपेसिटी कुछ होगा मेमोरी का। अगर इंटेजर है तो 2 बाइट का होगा, कैरेक्टर है तो 1 बाइट का होगा, फ्लोट टाइप है तो 4 बाइट का होगा। मतलब क्या कि कुछ न कुछ स्पेस कंज्यूम करेगा सिस्टम के मेमोरी में। तो कितना स्पेस लगता है किसी पर्टिकुलर एल्गो को कंप्लीट होने में, उसके स्पेस का जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छे से जान लो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है क्या। ऐसा नहीं सोचना है जो अच्छा ये क्या था नहीं था, नहीं, एग्जैक्टली पता होना चाहिए। हर एक वर्ड को इस सब्जेक्ट में जानो। जो लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं 100% अच्छा प्लेसमेंट होगा, बस इस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। इसके आगे कुछ चाहिए ही नहीं कंप्यूटर साइंस में। ये बेस्ट तरीका है, एम्प्लॉयड होने का बेस्ट तरीका ये है। बस देखो, तो टाइम का जो इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी एल्गो के बारे में उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे। और स्पेस क्या, जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन कन्वे हो रहा है एनालिसिस करके उसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे। कितना स्पेस कंज्यूम करेगा, क्योंकि रन तो करेगा, ये कहाँ रन करेगा एट लास्ट, प्रोसेसर में, सीपीयू में। लेकिन रन करने के लिए कुछ स्पेस ले रहा होगा, कुछ मेमोरी एलोकेशन हुआ हो, जैसे ए बी और सी यहां पर हुआ है। तो ये सब के लिए स्पेस लगा और टाइम लगा। तो ये टाइम और स्पेस, ये जो टाइम और स्पेस का एनालिसिस है, इसके अकॉर्डिंग टाइम और स्पेस का जो एनालिसिस है इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि कौन सा एल्गो बेस्ट है हमारे जॉब के लिए। अब समझ में आ रहा है ना। अभी क्या बोले थे कि एल्गोरिथम सब्जेक्ट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हर काम के लिए एक एल्गो लिखना है, हर एक जॉब के लिए एल्गो लिखना, नहीं, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो एल्गो का मतलब क्या है, एल्गोरिथम सब्जेक्ट में बहुत सारा एल्गो पहले से लिखा हुआ है,
उसमें से अपने काम के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट एल्गो है, उसको चूज करना। तो बेस्ट और वर्स्ट कैसे डिसाइड करेंगे? बेस्ट और वर्स्ट डिसाइड करने के लिए उस एल्गो का एनालिसिस देखेंगे कि वो एल्गो जो पर्टिकुलर है हमारे काम को कितना टाइम में करेगा और कितना स्पेस कंज्यूम करेगा। मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये दो एनालिसिस करेंगे उस एल्गो के लिए जो अपने काम के लिए हम चूज करना चाहते हैं, और टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, जो बेस्ट है चूज कर लेंगे। तो बोलो कि जिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम के रिलेटेड अगर टाइम के रेफरेंस से अगर देखा जाए तो कौन सा एल्गो बेस्ट होगा? तो कम टाइम लगे। सिंपल सोचो, कभी कोई चाहता है कि ज्यादा टाइम लगे मेरे काम होने में? तुम कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम, एक पेज में कुछ लिखना है या फिर कहीं जाना है, कुछ खाना है कहीं, या कोई भी काम कर रहे हो, तुम चाहोगे ही कि जल्दी से मेरा काम हो जाए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्या एनालिसिस होगा बेस्ट? टाइम के रेफरेंस से अगर देखा जाए कि एल्गो बेस्ट कौन सा होगा, जो एल्गो टाइम कम कंज्यूम करे, कम टाइम में हो जाए। और स्पेस के रेफरेंस से क्या होगा? सेम होगा। स्पेस के रेफरेंस से भी यही है कि जो एल्गो इंप्लीमेंट होने में कम स्पेस कंज्यूम कर रहा है सिस्टम में, वो बेस्ट है। समझ रहे हो बात? मतलब कि टाइम और स्पेस जिसमें कम लगे वो एल्गो बेस्ट है। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर में टाइम कम लग रहा हो और स्पेस ज्यादा लग रहा हो। तो ये दोनों चीज देखेंगे कि कब हम लोग को टाइम के अकॉर्डिंग सोचना है, कब हम लोग को स्पेस के अकॉर्डिंग सोचना है। क्योंकि टाइम को जैसे ही और कम करना चाहेंगे, स्पेस वहां थोड़ा बढ़ जाता है। स्पेस को कम करना चाहेंगे अगर, टाइम बढ़ जाता है। कम स्पेस में ही अगर काम चलाना है तो टाइम इंक्रीज हो जाता है। ये एक ट्रेड ऑफ है, दोनों को देखना है कि हम लोग को कितना चाहिए, क्या टाइम, कितना मिनिमम टाइम और कितना मिनिमम स्पेस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट देख लेंगे। तो बेस्ट देखने के लिए एनालिसिस हो गया। तो डिजाइन एंड एनालिसिस पार्ट को समझ गए हो, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। सब्जेक्ट यही है और कुछ नहीं है, जान लो। बेसिक देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है क्या, इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या करने वाले, होता क्या है। तो डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, यही सब्जेक्ट का नाम है। हर एक वर्ड को हम लोग देख लिए, क्या है नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम, क्या क्या प्रॉपर्टी है एल्गोरिथम का। अब थोड़ा डीप में जाएंगे। अभी बेसिक देख लिए कि सब्जेक्ट का नाम क्या था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम के अकॉर्डिंग जो एनालिसिस हम लोग करेंगे, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस के अकॉर्डिंग हम लोग जो एनालिसिस करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही बाद में आएगा, अभी केवल वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि अच्छा एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है तो क्या है आखिर। तो टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। बस इस वर्ड से अवेयर करवाए हैं, आगे हर चीज आएगा, हर चीज रिपीट होगा। तो चलो ये यहां तक देख लिए। अच्छा इसको डिलीट हटाना नहीं चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां ये वाला ही हटाते हैं। अच्छा तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर हम लोग को देखना है जो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो एल्गोरिथम का मतलब क्या था, सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, यही था ना। तो यहां लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ
एल्गोरिथम क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? एक एल्गोरिथम जो लिखा हुआ है जो है वो कैसा होना चाहिए और वो कैसा होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एल्गोरिथम में क्या है? पहला प्रॉपर्टी क्या है? ए इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये क्या है होना चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहां से आ गया? जिस लैंग्वेज में हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, एक्चुअल प्रोग्राम को लिख रहे हैं जब, तो एल्गो कुछ भी लिख लें, क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स। फाइनाइट स्टेप्स का सीक्वेंस तो है, लेकिन एट लास्ट सिस्टम में रन करने के लिए, सिस्टम में रन करने के लिए क्या होगा? इसका कोडिंग होगा। एल्गो है, अगर सिस्टम में रन करना है फिर इसका कोडिंग होगा ना। तो प्रोग्राम तो कोड है, किसी लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा, प्रोसेसर उसको हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, सीपीयू में एग्जीक्यूशन जो होता है। तो ये चीज जब कोड में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब कि कोडिंग किया जाएगा, उसी को कोडिंग कहते हैं कि जो भी चीज लिखा है उसको पर्टिकुलर लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप सेम वैसे ही कन्वर्सन कर दिया जाए, ट्रांसलेशन कर दिया जाए। तो एल्गोरिथम जो होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एल्गोरिथम लिखने के बाद जो मन है, जिस लैंग्वेज में मन है, उस लैंग्वेज में उस चीज को कन्वर्ट करो, ट्रांसलेट करो, कोड करो। कोडिंग किसी भी लैंग्वेज में कर लो, लेकिन एल्गोरिथम है जो किसी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करेगा। यहां पर कोई लैंग्वेज लिखा हुआ है क्या? देखो, किसी लैंग्वेज के बारे में चर्चा है क्या? नहीं है। लैंग्वेज से मतलब ही नहीं है, क्योंकि पहले एल्गोरिथम लिखाएगा, कोडिंग बाद में होगा। इसलिए लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए ये एल्गो अच्छा है और दूसरे लैंग्वेज में कर रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं है। नहीं, अगर एक एल्गो है तो जो मिनिमम टाइम पॉसिबल है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उसको कोडिंग करने में, उस मिनिमम पॉसिबल टाइम में ही उसका कोडिंग होना चाहिए। बाद में जो भी वो इंप्लीमेंट हो प्रोसेसर में, जो भी रहना है, लेकिन टाइम मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है जो हम लोग क्या बात किए थे यहां पर? कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर वर्क। मतलब क्या है कि फाइनाइट स्टेप्स होना चाहिए। तो जब फाइनाइट स्टेप्स का हम बात कर रहे हैं, इसका मीनिंग इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं कि फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा मतलब क्या कि अगर हम कोई एल्गो लिखे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इतना टाइम बाद ये आउटपुट देगा। नहीं तो पता ही नहीं है, एल्गो लिख दिए हैं, स्टार्ट हो गया मेरा वर्क, अब कब कंप्लीट होगा यही नहीं पता है। मतलब घर से मार्केट जाने के लिए निकल चुके हैं, अब ये नहीं पता है कब पहुंचेंगे। नहीं, एस्टिमेटेड होता है। अब बोलो क्या? कैसे सर, घर से हम जा रहे थे तो मार्केट में जाम लगा हुआ था, हमको उसे क्रॉस करके ही जाना है तो टाइम ज्यादा लग गया, वो अलग चीज है। लेकिन पहले से पता है ना कि ये डिस्टेंस कितना है, कहां से कहां जाना है। तो ये टाइम है, मतलब कि किसी भी एल्गो के लिए फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होना चाहिए।
तो कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। अब फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होने के लिए देखो क्या है, इस चीज को यहां देखो क्या कि मान लो फाइनाइट स्टेप्स का हम बात कर रहे हैं कि फाइनाइट स्टेप्स में ही कुछ चीज लिखा हुआ है, ठीक। तो दो केस है, एक क्या है, फाइनाइट स्टेप्स में लिखा हुआ है वो चीज फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा। एक क्या होगा, एक होगा फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है तो फाइनाइट टाइम में कुछ लिमिटेड टाइम में कंप्लीट भी होगा। लेकिन एक और केस है फाइनाइट स्टेप्स का, जो कि क्या होगा, जो कि इनफाइनाइट टाइम लेगा। फाइनाइट स्टेप्स का एक और केस है, इनफाइनाइट टाइम लेगा। कैसे लेगा, इनफाइनाइट टाइम कैसे ले रहा है, कोई लूप चला दिए जो कि टर्मिनेट ही ना हो, कोई लूप चला दिए जो टर्मिनेट ना हो। कैसा लूप, तो सिंपल देखो, व्हाइल 1। अब ये क्या है, हमेशा ही ट्रू होगा, जब तक ट्रू रहेगा जब तक ये लूप चलेगा। व्हाइल लूप चलाए, यहां ट्रू है, वैल्यू 1 है, 1 है मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब जब तक ये सही रहेगा तब तक चलते रहेगा, ये हमेशा ही सही रहेगा, क्योंकि इसमें चेंजिंग आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब कि इनफाइनाइट लूप है। तो इनफाइनाइट लूप हो सकता है जो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स ही रहे, लेकिन इनफाइनाइट लूप के चलते इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये एल्गो नहीं है, नोट एल्गो। अगर इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, अगर कोई ऐसा लूप लग रहा है, मान लो लूप लिखते हैं, व्हाइल लूप लिखना है, तो इस तरीके से मान लो लिख दो, व्हाइल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक कंडीशन कर दिए और क्या कर दिए, n इक्वल टू n प्लस 2। मान लो ऐसा लूप लिख दिया जाए, ये कभी टर्मिनेट होगा क्या, सिंपल सोचो, व्हाइल लूप है, बोल रहा है व्हाइल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब एक या एक से ज्यादा रहे तब तक इसको इंप्लीमेंट करना है, अगर एक से कम हो जाए तो रुक जाना है। लेकिन इसके अंदर में टास्क क्या हो रहा है, n इक्वल टू n प्लस 2। मान लो इनिशियलाइजेशन इसका ले लेते हैं, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 था इनिशियली, अब 5 में 2 ऐड किए, फिर 2 ऐड किए, फिर 2 ऐड किए, ये बढ़ते ही जा रहा है, ये 5 से कम कभी हुआ ही नहीं, मतलब कि 1 से कभी कम हो ही नहीं सकता है। मतलब क्या होगा, ये इनफाइनाइट लूप जाएगा। तो इनफाइनाइट लूप जाएगा, इसका मतलब है कि ये एल्गोरिथम नहीं है। इनफाइनाइट अगर टाइम लग जाए, इनफाइनाइट लूप जाएगा मतलब इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। तो एल्गो का मतलब है कि कंप्लीट होना चाहिए फाइनाइट टाइम में, अगर इनफाइनाइट जा रहा है तो एल्गोरिथम नहीं है, जान लो। दो चीज देख लिए, एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या, फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, तीसरा क्या कि अगर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी काम अगर कर रहे हैं हम लोग, तो आउटपुट मिलना चाहिए ना। जैसे मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 2 नंबर को, ए और बी को, तो एक रिजल्ट मिला ना, एक आउटपुट मिला ना, जो स्टोर किए थे सी में, सी को प्रिंट करवाए। वैसे कुछ भी काम कर रहे हैं तो आउटपुट तो मिलना चाहिए। कम से कम कितना आउटपुट हो सकता है, 0 हो सकता है क्या,
जीरो आउटपुट लेंगे मतलब क्या आउटपुट है ही नहीं, तो मिनिमम 1 आउटपुट तो चाहिए, मिनिमम 1 आउटपुट चाहिए। और मैक्सिमम कितना चाहिए, कुछ काम कर रहे हैं अगर तो मैक्सिमम कितना आउटपुट चाहिए, कितना आउटपुट पॉसिबल है, हम लोग कितना आउटपुट से डिजायर्ड होगा, एक या एक से ज्यादा। लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट तो नहीं चाहिए होगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट देने के लिए टाइम भी तो इनफाइनाइट लगेगा। हम यहां बोल रहे हैं कि फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, तो फाइनाइट टाइम में इनफाइनाइट आउटपुट कभी दे ही नहीं सकता है। समझ रहे हो, मतलब कि आउटपुट मिनिमम 1 चाहिए या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ ही आउटपुट चाहिए। यहां लिख लेते हैं क्या, मिनिमम 1 आउटपुट और फाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट, मतलब कि मिनिमम एक आउटपुट तो चाहिए ही चाहिए। अगर एक भी आउटपुट नहीं मिल रहा है तो काम को क्यों करेंगे ही नहीं। तो मिनिमम एक आउटपुट चाहिए या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट हो। ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। अब इसके अंदर में क्या है, फाइनाइट स्टेप्स भी आ रहा है। अगर फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो रहा है मतलब कि नंबर ऑफ स्टेप्स तो अपने आप ऑटोमेटिकली फाइनाइट हो गया, और फाइनाइट स्टेप्स में भी इनफाइनाइट टाइम लग सकता था। अगर कोई इनफाइनाइट लूप होता तो उसको भी हटा दिए, फिल्टर किए, कैसे, फाइनाइट टाइम से। फाइनाइट टाइम में ही वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और मिनिमम एक आउटपुट या एक से ज्यादा आउटपुट रहे भी तो फाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट रहे, इनफाइनाइट ना हो जाए। ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज है। और एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, मतलब कि अनएम्बिगियस स्टेप्स या फिर डिटर्मिनिस्टिक स्टेप्स। ये क्या है, अनएम्बिगियस होना चाहिए स्टेप्स। जो स्टेप्स हम लोग देखे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स ही था ना, यहाँ पर स्टेप्स ही न था। ये जो स्टेप्स है जो अनएम्बिगियस होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक स्टेप लिखा है इसका 2 मीनिंग हो, ड्यूअल मीनिंग नहीं होना चाहिए। एक स्टेप है उसका एक ही मीनिंग होना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी लिखा रहे, मीनिंग एक होना चाहिए। तो यहां पर लिख देते हैं क्या, इसको, इसका मतलब क्या है, सिंगल मीनिंग। ठीक, मीनिंग एक ही होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अच्छा अभी अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस एलो को रन करवा रहे हैं तो कुछ और मीनिंग आ रहा है, और बाद में थोड़ा टाइम बाद करवाए तो कुछ और मीनिंग आ गया। तो अगर मीनिंग चेंज होगा किसी स्टेप्स का, मतलब कि आउटपुट को चेंज कर देगा वो। और सेम एल्गो का बार बार डिफरेंट आउटपुट कैसे आ सकता है। अगर एक एल्गो है, अलग अलग टाइम में उसको रन करवाया जाए तो अलग आउटपुट आ रहा है, मतलब कि गलत है वो। जैसे यहां पर देखो, सिंपल सा एल्गो था, मल्टीप्लाई टू नंबर का, टेक टू नंबर ए बी, मल्टीप्लाई ए बी एंड स्टोर इन सी, प्रिंट सी, फिक्स है। अभी अगर इसको मल्टीप्लाई करें ए बी को, या फिर 2 दिन बाद करें, या 1 घंटा बाद करें, या 1 साल बाद करें, प्रोडक्ट सेम ही आएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। मतलब कि हर एक स्टेप्स है जो अनएम्बिगियस है, स्टेप्स का मीनिंग नहीं चेंज हो रहा है,
सेम वही चीज है यहाँ भी, अनएम्बिगियस होना चाहिए स्टेप्स, या फिर उसको डिटर्मिनिस्टिक भी बोल सकते हैं, जिसका कि सिंगल मीनिंग होना चाहिए, मीनिंग एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी कुछ मीनिंग है बाद में कुछ और मीनिंग हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब यही है, ऐसे प्रॉपर्टीज होल्ड होना चाहिए तभी वो एल्गोरिथम कहलाएगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी फेल होता है, मान लो बोल दिया जाए जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर थोड़ा थोड़ा डिपेंड कर रहा है, तो एल्गोरिथम नहीं है वो। इससे हम लोग देखेंगे कि कौन एल्गो है कौन नहीं है। अगर फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं हो रहा है मतलब कि वो एल्गो नहीं है। अगर एक मिनिमम एक आउटपुट नहीं दे रहा है तभी एल्गो नहीं है, या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट नहीं दे रहा है तभी वो एल्गो नहीं है। इससे एल्गो को हम लोग पहचानेंगे कि सच में जो लिखा है, जो कुछ लिखा हुआ है, कहीं भी लिखा हुआ है, ये एल्गोरिथम है भी या नहीं। कैसे पहचानेंगे? इसके प्रॉपर्टी से जज करेंगे, और सब प्रॉपर्टी होना चाहिए। देख लेंगे स्टेप्स को कि स्टेप्स है जो अनएम्बिगियस है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग टाइम में एक ही स्टेप का दो अलग मीनिंग है, कभी कुछ और मीनिंग है कभी कुछ और मीनिंग है। एक बार इस मीनिंग से कुछ और आंसर आ गया, इस मीनिंग से कुछ और आंसर आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अनएम्बिगियस स्टेप्स है, या फिर बोल सकते हैं डिटर्मिनिस्टिक स्टेप्स, मीनिंग सिंगल ही होना चाहिए। ये सब क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। मतलब कि हम लोग देखेंगे क्या कि एल्गोरिथम है भी या नहीं, इससे यही पता चलेगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, एक एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए किस तरीके से एल्गो बनाया कैसे जाता है। एक एल्गो जब डिजाइनिंग होता है, स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एल्गो। तो क्या क्या स्टेप्स होता है? तो एक एल्गो लिखना है तो क्या अभी किए थे, मल्टीप्लाई दो नंबर के लिए क्या किए थे, और देखिए कि अच्छा काम क्या करना है भाई, तो देखिए कि वो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई किए हम लोग, मतलब कि काम को पहले जाने ना कि करना क्या है, मतलब कि प्रॉब्लम डिफिनेशन, कि क्या वर्क है जो क्लियर होना चाहिए। एल्गो बनाने से पहले जो काम है वो चीज पता होना चाहिए कि अच्छा ये पर्टिकुलर काम ही है जिसको एल्गो बनाने के बाद करना है। ये क्या हो गया? प्रॉब्लम डिफिनेशन। हर एक स्टेप को देखते जाएंगे। यहां लिखेंगे स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट एल्गोरिथम। तो सबसे पहला स्टेप क्या है?